आइए बच्चों, हम लोग आज अध्ययन करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसको हम लोग कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी क्या है? तो रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के गति का अध्ययन करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के गति के बारे में जब हम लोग विचार करेंगे तो हम लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि ये अभिक्रिया होती क्यों है और रासायनिक अभिक्रिया की गति है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम लोग वर्गीकृत करना चाहें तो गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रासायनिक केमिकल रिएक्शंस has been classified as shown below. हम लोग देखेंगे पहला रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन। यह रिएक्शन सेकेंड के 1000वें भाग में संपन्न होता है। दूसरा रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन घंटों, महीनों, दिनों, सालों में संपन्न होने वाला रिएक्शन है। और तीसरा रिएक्शन है मीडियम फास्ट रिएक्शन। तो रासायनिक बल गतिकी जो है केमिकल काइनेटिक्स केवल इस तीसरे रिएक्शन का अध्ययन कराता है। इसमें एक सीमा ये भी है क्या कि रासायनिक बल गतिकी क्या है? तो रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के गति का अध्ययन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर अभिक्रिया के गति वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है फास्ट रिएक्शन जो सेकंड के 1000वें भाग में संपन्न होता है और इसलिए इसका अध्ययन संभव नहीं है। दूसरा स्लो रिएक्शन, यह इतना स्लो होता है कि यह घंटों, दिनों, महीनों, सालों में संपन्न होने वाला रिएक्शन है। अतः केमिकल काइनेटिक्स में इसका भी अध्ययन संभव नहीं है। तो केमिकल काइनेटिक्स में केवल मीडियम फास्ट रिएक्शन का अध्ययन किया जाता है। अब ये मीडियम फास्ट रिएक्शन का जो अध्ययन किया जाता है, ये रिएक्शन होते क्यों हैं और रिएक्शन का स्पीड क्या है, इन दोनों बातों को जानना बहुत आवश्यक है। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग जानें कि ये क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन इकाई समय में रिएक्टेंट के सांद्रता में परिवर्तन रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को dx/dt के द्वारा सूचित किया जाता है, जहां dx स्मॉल अमाउंट चेंज इन स्मॉल टाइम, इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यह समानुपाती होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के सांद्रता परिवर्तन के समानुपाती होता है। अब क्या होता है कि ये सांद्रता परिवर्तन के समानुपाती dx/dt वेरी
ऐसा रिएक्टेंट हो गया। अब ये dx/dt जब समाप्त होता है वेरी, तो इसकी जगह हम लोग K लगाते हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस K को वेयर K इज रेट कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग रेट कांस्टेंट को निकालना चाहें तो K इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि dx/dt अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन का जो साइन है ये मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन है, इसको मोलरता या सक्रिय द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है। तो डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का अनुपात रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो हम लोग यहाँ वेग स्थिरांक की भी परिभाषा निकालते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन की भी परिभाषा निकालते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये अभिक्रिया होती क्यों है। अभिक्रिया होने पर जब चर्चा की जाएगी तो इसके लिए एक सिद्धांत है जिसको हम लोगों को जानना आवश्यक हो जाता है। उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी, इसको बोलते हैं संघट्टवाद। संघट्टवाद का जो सिद्धांत है ये बताता है कि रिएक्शन जो होता है वो जब मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो अभिक्रियाएं होती हैं। पहली बात कि मॉलिक्यूल के आपस में टकराने से रिएक्शन होता है, यानी पहली बात है ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या सभी मॉलिक्यूल के आपस में टकराने से अभिक्रिया होती है? तो कहता है यह सिद्धांत कि नहीं, सभी मॉलिक्यूल के आपस में टकराने से अभिक्रिया नहीं होती है। वैसे मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी रखते हैं उन्हें एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी एक्टिव मॉलिक्यूल के दैट इज कोलिजन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, यानी एक्टिव मॉलिक्यूल के कोलिजन से अभिक्रिया होती है। एक्टिव मॉलिक्यूल कौन है? तो दैट मॉलिक्यूल in which activation energy that is active। एक्टिव कौन है? तो दैट मॉलिक्यूल इन विच एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी हो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो मॉलिक्यूल के कोलिजन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी किसी से टकराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। आपके पास यदि दिनचर्या पूरी करने की ऊर्जा है तो आप एक्टिव नहीं हैं। एक्टिव कब हैं? तो जब किसी स्ट्रगल के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके पास पढ़ने के लिए ऊर्जा हो, यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय करने के लिए जो ऊर्जा हो वो आपको एक्टिव बनाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का होना आपके पास जरूरी है। यदि एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा।
और इस एक्टिव मॉलिक्यूल के कोलिजन को कोलिजन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल are known as effective collision. इफेक्टिव कोलिजन, जो एक्टिव मॉलिक्यूल का कोलिजन है उस कोलिजन को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, प्रभावी टक्कर। एंड देन फिफ्थ, इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन proportional to rate of reaction. It means effective collision समानुपाती होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, और रेट ऑफ इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इफेक्टिव कोलिजन उत्तरदायी होगा। हम लोग फिर से कोलिजन थियरी को पढ़ें कि कोलिजन थियरी क्या है। तो कोलिजन थियरी यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। उसके बारे में जो कोलिजन थियरी की बातें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। कोलिजन थियरी कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया मॉलिक्यूल के कोलिजन से होती है, अणुओं के आपस में टकराने से रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरी बात, वैसे अणु जो आपस में टकराते हैं और जिनके टकराने से अभिक्रिया होती है उनको सक्रिय अणु कहा जाता है। तीसरी बात, सक्रिय अणु वे अणु होते हैं जिनके पास संक्रियण ऊर्जा होती है। और चौथी बात कि संक्रियण ऊर्जा रखने वाले सक्रिय अणुओं की टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाते हैं। और पांचवी बात कि प्रभावी टक्कर ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन पांचों बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो इसका अर्थ है कि आपने संघट्टवाद या संघट्टवाद का जो सिद्धांत है, संघट्टवाद जो है कोलिजन का जो सिद्धांत है, टक्कर का सिद्धांत इसको कह सकते हैं साधारण शब्दों में, कि अभिक्रिया क्यों होती है तो टक्कर के सिद्धांत से होती है। और टक्कर का सिद्धांत क्या है, तो यही पांच बातों का एक प्रभावी अभिक्रिया के लिए सामान्य सी बात है। ये पांच बातों का एक बंच है जो यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। अब यदि हम लोग बात करें कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कौन से फैक्टर है, उस फैक्टर को बताइए। तो कोलिजन थियरी के आधार पर ही इसकी व्याख्या होगी। पहला फैक्टर है, उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो ऊर्जा का एक स्रोत होता है और टेम्परेचर देने पर वो मॉलिक्यूल जो एक्टिव नहीं होते हैं वो एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाते हैं और इफेक्टिव कोलिजन देने लगते हैं। जैसे ऊर्जा जो है, आपको किसी से लड़ाई करने की ताकत नहीं थी और आपको कोई ऊर्जा का स्रोत मिल गया, बस उसने आपको ऊर्जा दी और अब आप लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। अगर वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो वो समझ जाएगा कि ये तो हमसे लड़ाई करता ही नहीं था, ये क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं से इसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, पक्का है। ऐसी स्थिति यहाँ भी है। टेम्परेचर ऊर्जा का स्रोत होता है,
तो वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन नहीं दे सकते, वो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, वो टेम्परेचर से ऊर्जा लेकर के और एक्टिव मॉलिक्यूल बदल जाते हैं और इफेक्टिव कोलिजन देने लगते हैं। दूसरी बात, कंसंट्रेशन जो होता है वो भी, कंसंट्रेशन जो होता है ये भी कोलिजन को बढ़ाता है। इसलिए कि जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे, एक अपार्टमेंट में दो लोग रहते हों और बस दोनों अकेले हों, एक की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में हो, दूसरे की डे शिफ्ट में हो, तो दोनों में कोलिजन की कोई संभावना नहीं है, एक आएगा दूसरा जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोग रहते हों या वो दोनों लोग अपने परिवार के साथ रहते हों और फिर दोनों की एक शिफ्ट में नौकरी हो और दोनों आकर के एक साथ दोनों के परिवार का आना जाना हो, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ कोलिजन जब बढ़ते हैं तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन की संख्या भी बढ़ती है। जैसे 100 कोलिजन में 1 कोलिजन इफेक्टिव है, तो 200 कोलिजन में 2 कोलिजन इफेक्टिव हैं। और वो कोलिजन जो रिएक्शन नहीं देते हैं, वो रिएक्शन भले ना दें लेकिन एनर्जी जो है रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी को पा करके और जो और मॉलिक्यूल हैं वो एक्टिव मॉलिक्यूल बन जाते हैं और इफेक्टिव कोलिजन देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कंसंट्रेशन जो है वो उत्तरदायी है किसके लिए? तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तीसरी बात, एरिया। आपने ध्यान दिया होगा कि एक लकड़ी का गट्ठा है और उसमें आप माचिस से आग लगाएं, नहीं लगेगा। लेकिन उस लकड़ी के गट्ठे को यदि हम छीलने वाले रूंदने मशीन से रुंदाई कर दें और उसके छीलन निकाल दें, पूरे के सेविंग निकाल दें, तब उसमें आग लगाएं तो वो पूरा लकड़ी जल जाता है। इसलिए कि जब वो गट्ठर के रूप में था तो उसमें जब हम आग लगा रहे थे तो लकड़ी के ऊपर वाले सरफेस में जो मॉलिक्यूल थे आग के संपर्क में वही आ रहे थे, और उनमें से जितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन दे पा रहे थे उतने ही दे पा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने उसको छील दिया। जब छील दिया तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल ओपन हो गए, उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल उसका बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। और जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आग के संपर्क में आने लगे और तब इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ गई। और जब इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये तीसरा। चौथा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होते हैं ये ऑफर के समान है, ये रिएक्शन के रेट को इंप्रूव भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जाने के लिए बस स्टैंड पे खड़े थे, पता चला कि आज गाड़ियों का हड़ताल है। अब आपकी अभिक्रिया जो होनी थी वो रुक गई। तब तक एक कैटलिस्ट के रूप में आपका मित्र आया, वो अपने बाइक से जा रहा था, उसने कहा आओ पीछे बैठ जाओ। जो रिएक्शन नहीं होना था वो रिएक्शन होने लगा, ऑफर मिल गया आपको, और तब तक रास्ते में उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई। ये भी हो सकता है ना। फिर हम लोग विचार करें कि कैटलिस्ट ऑफर के समान कैसे होते हैं। जैसे कोई चीज लेनी हो आपको, आपके पास 10,000 रुपए हो और वो सामान 10,000 का मिल रहा हो, आज लेने की स्थिति में हो, तब तक आपने विचार बनाया कल जाएंगे ले लेंगे। रात में उस सामान की कीमत 2,000 रुपये बढ़ गई। यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी की बाउंड्री थी वो बड़ी हो गई। अब आपको एक्टिव होने के लिए 10,000 नहीं 12,000 रुपये चाहिए, तब आप इफेक्टिव कोलिजन दे सकते हैं। और यदि आपके पास 8,000 रुपये हों और आप सोच रहे हो कि अगले महीने ये सामान ले लेंगे 10,000 हो जाएंगे, और तब तक समाचारों में आ गया कि उस कंपनी ने अपने सामान के कीमत में 2,000 रुपये की कटौती कर दिया, 2,000 का ऑफर दे दिया, वो अब 8,000 में मिलने लगा। तो जो रिएक्शन 1 महीने बाद होने थे वो रिएक्शन अभी तुरंत होने की स्थिति में हो गए।
तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अभिक्रिया के रेट को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। तो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ने से एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर एक ऊर्जा का स्रोत है और उससे ऊर्जा पाकर जो मॉलिक्यूल इनएक्टिव होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ता है तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ जाती है, और जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि हो जाती है। एरिया, सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, और जब एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती है तो इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। फिर कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी का जो कट ऑफ है उसको कम कर देते हैं, और कम करने से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, और स्लो फास्ट और मीडियम फास्ट रिएक्शन क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, और अभिक्रियाओं के होने का कोलिजन सिद्धांत क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, और रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इनको ठीक ठीक से पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और फिर अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। थैंक यू।